हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुगल एम्पायर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसा हम देख सकते हैं, इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है और इतनी डाइवर्स कंट्री पर इतने सालों तक राज कर पाना और अच्छे ढंग से राज कर पाना किसी भी एम्पायर के लिए एक मुश्किल काम था, खासकर मेडिवल पीरियड में। हम देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद से ऐसे कुछ ही राजा हुए हैं जो कि पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल बना पाए। मुगल एम्पायर उनमें से एक था। अपने पीक पर मुगल एम्पायर ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे तमिलनाडु तक अपने बॉर्डर्स को स्प्रेड कर रखा था। मुगल पीरियड के टाइम इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। ये वर्ल्ड की जीडीपी की ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूटर थी। इसी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री, कल्चर, रूलर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आगे की डिटेल्स। पहले पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। जैसा मैंने आपको बताया कि medieval period में जहाँ communication और इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उस समय इतने बड़े एम्पायर को कोऑर्डिनेट और रूल कर पाना एक काफी डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। जैसा मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी साउथ इंडिया पर चढ़ाई की थी, लेकिन उसके एम्पायर का रूल काफी सालों तक नहीं रह पाया। मुगल एम्पायर मेडिवल पीरियड का इकलौता राज्य था जिसने इतनी ज्यादा अपनी बॉर्डर्स को स्प्रेड की। इसके पहले आए जो दिल्ली सुल्तानेट के रूलर्स थे, उनकी ज्यादातर इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया और स्पेशली गैंजेटिक प्लेन्स में ही थी। For the latter half of the 16th century, they expanded their kingdoms from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। तो जैसा हम लोग जानते हैं शायद कि पंचायती रूल जैसे इंस्टीट्यूशंस मुगल पीरियड के टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और हमारी गवर्नमेंट या फिर हमसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई किया था हमारे देश में, वो मुगलों से काफ़ी इंस्पायर्ड था। जैसा हम लोग जानते हैं, रुपए मुगल पीरियड के टाइम में ही, मतलब शेरशाह सूरी के टाइम में रुपए पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन रुपए को इतनी ज्यादा हमारे कल्चर में एम्बेड करने का काम मुगलों ने ही किया है। Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors। मुगल एम्परर्स ने ही इस रेड फोर्ट को बनाया था और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच इसी रेड फोर्ट से देते हैं। नीचे रेड फोर्ट की एक इमेज भी है जिसे आप देख सकते हैं। हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे, वो कहाँ से आए थे? तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, मुगल दो ग्रेट लाइनेज के रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे, चंगेज खान और तैमूर। चंगेज खान बहुत ही फेमस रूलर हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। चंगेज खान का जो मंगोल एम्पायर था, वो मंगोलिया में ओरिजिनेट हुआ था और उसकी जो बॉर्डर्स थी वो यूरोप से लेकर एशिया तक थी। उसके बारे में आप आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग वापस चैप्टर पर आए तो देखें। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर्स साइड। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान who died in 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur। तिमूर भी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट रहा है। तिमूर ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक करके दिल्ली को हराया भी था कुछ सालों पहले मुगलों के आने के। तो इसी तिमूर के वंशज थे मुगल्स। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol। तो हम उन्हें मुगल रूलर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मुगल्स को पसंद नहीं था कि कोई उन्हें मुगल या मंगोल कहे, क्योंकि वो अपनी डिसेंडेंट को तिमूर से लिंक रखना चाहते थे, न कि मंगोल से। मंगोल्स बारबेरिक लोग थे जिन्होंने काफी सारे लोगों की हत्याएं की थी उस पीरियड ऑफ टाइम में।
On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. जैसा मैंने आपको बताया, तिमूर ने 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2, which is somewhat like a group photograph. यहाँ पर मुगल एम्पायर के सभी मेजर रूलर्स तिमूर के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं. यहाँ तिमूर मतलब बाबर के जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और बाद में जो बाबर के बाद मुगल रूलर्स आए, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पर दिखाया है. Mughal military campaigns. Babur, the first Mughal ruler, succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. मतलब 12 साल की उम्र में उसने फरगना के राजगद्दी पर अपने आप को स्थापित किया था. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks. Uzbeks और तिमूर के वंशजों के बीच काफी लड़ाई चलती थी सेंट्रल एशिया में उस समय, क्योंकि ये सब बाबरिक ट्राइब्स, हम कह सकते हैं कि ये लोग बाबरिक ट्राइब से थे और इनके इंटर ट्राइबल राइवलरी के कारण बाबर को अपनी जो एंशिएंट होमलैंड थी उसे छोड़कर जाना पड़ा. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. Battle of Panipat 1526 में लड़ी गई थी. तो देखिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक हिस्ट्री के फैक्ट्स और एक हिस्ट्री की स्टोरी. तो फैक्ट्स जैसे ये बैटल ऑफ पानीपत आखिर लड़ी कब गई थी, इन्हें याद करने के लिए आप एक अलग से फैक्ट शीट बना लें या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप इन फैक्ट्स को अलग से पढ़ें, और जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन सिर्फ एक स्टोरी पर करें जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं. इससे आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप उसको खुद से और अपने कल्चर से रिलेट करके देख पाएंगे. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. टेबल 1 charts some of the major campaigns of the Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. इस पैटर्न के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ. You will notice, for example, that Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Notice the relationship between Mughals and Ahoms, the Sikhs, the Mewar and Marwar. How was Humayun's relationship with Safavid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and hostilities in the Deccan? इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं. मुगल एम्परर्स. बाबर के जो मेजर कैंपेन्स थे वो थे 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा और 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी. इन्होंने आगरा और दिल्ली पर अपना कंट्रोल बना लिया था अपने डेथ के पहले. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए थे मुगल एम्पायर को इंडिया में, क्योंकि इनकी डेथ जल्दी ही हो गई थी और उसके बाद थ्रोन पर आए थे हुमायूं. हुमायूं की इनहेरिटेंस डिवाइड हो गई थी अपने फादर के विल के हिसाब से. तो हुमायूं को क्या हुआ था कि बाबर ने जो अपना एम्पायर सेटअप किया था इंडिया और सराउंडिंग रीजन्स में, उसे अपने बेटों में डिवाइड कर दिया था, जिसके कारण हुमायूं, जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर हैं, उनको काफ़ी कम लैंड और अथॉरिटी मिली थी. इसीलिए वो अपने राज्य को ज़्यादा सालों तक संभाल नहीं पाए थे और कुछ बैटल्स हार कर वो आउस्ट कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे दिल्ली से. उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस. The ambition of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. Sher Khan defeated Humayun at Chausa and Kannauj, forcing him to flee to Iran. ये वही शेरशाह सूरी हैं. इन्होंने 1539 और 1540 में हुमायूं की आर्मीज को हराकर दिल्ली के थ्रोन पर कब्जा कर लिया था. शेरशाह सूरी एक अफगान रूलर थे, मतलब वो अफगानी ट्राइब से बिलोंग करते थे. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह. वहां पर सफाविद डायनेस्टी का रूल था उस समय. उन्होंने हुमायूं को हेल्प किया अपने एम्पायर को फिर से सेटअप करने में. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in his building. तो इस एक्सीडेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हुमायूं को एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था. वो एक दिन अपने एस्ट्रोनॉमिकल टावर पे चढ़कर तारों को देखकर लौट रहा था. वहीं उसके सीढ़ी से उसके पांव फिसलने के कारण उसकी डेथ हो गई थी. अगला है अकबर. अकबर was 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. तो अकबर हुमायूं के अनटाइमली डेथ के कारण जल्दी ही, मतलब 13 इयर्स की एज पर ही अपने थ्रोन पर आ गए थे.
1556 से 1570 के दौर को Akbar became independent of his regent Bayram Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. Uzbeks वही लोग हैं जिनके कारण बाबर को अपना ancestral homeland छोड़कर आना पड़ा था. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized and 1569 Ranthambore. 1570 से 85 में मिलिट्री कैंपेन्स गुजरात में और फिर बिहार में की गई थी. बंगाल और ओडिशा में भी इन मिलिट्री कैंपेन्स को अंजाम दिया गया था. These campaigns were complicated by 1579 to 1580 revolt in support of मिर्जा हकीम. इसके बारे में हमने पिछले भी पढ़ा कि रिवॉल्ट किया था उनके भाई मिर्जा हकीम ने. उसको सप्रेस करने के बाद भी वो कुछ दिनों बाद एक और रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी. 1585 से 1605 expansion of Akbar's empire. Campaigns were launched in northwest. Kandahar was seized from the Safavids. Safavids रूलर ने हुमायूं को हेल्प किया था वापस थ्रोन पर आने पर, लेकिन अकबर ने सफाविद्स के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च किया और वहां कंदाहर को सीज कर लिया उन लोगों से. यही क्वेश्चन यहाँ पीछे कहा गया था जिसमें कि हुमायूं और अकबर के रिलेशनशिप को कंपेयर करें सफाविद एम्पायर के साथ. अगला हम लोग देखते हैं जहांगीर. Military campaign started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. तो जहांगीर ने तो मेवाड़ के रूलर, जैसा हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी मेवाड़ के रूलर जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ लड़ा गया था. अकबर अपने रूल में मेवाड़ को पूरी तरह इंक्लूड नहीं कर पाए थे अपने एम्पायर के अंदर, लेकिन जहांगीर ने अमर सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसके बाद मेवाड़ मुगल एम्पायर का एक फॉर्मल पार्ट बन गया था. Less successful campaigns against the Sikhs, the Ahoms, the Ahmednagar followed. सिख्स जो कि पंजाब में थे, अहोम्स जो कि आसाम के रूलर्स थे और अहमदनगर डेक्कन का एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, इनके खिलाफ जहांगीर ने कैंपेन्स लॉन्च किए थे लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सके. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. तो शाहजहां ने जहांगीर के रीन के एंड में रिवॉल्ट्स करने शुरू कर दिए थे क्योंकि नूर जहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी वो शाहजहां को गद्दी से दूर रखने की कोशिश कर रही थी. अगले रूलर हैं शाहजहां. मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां. द अफगान नोबल खान जहां लोदी रेबेल्ड एंड वाज डिफीटेड. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and Orchha seized. Orchha एक important city है जिसके मेंशन अगर आप फर्दर रीडिंग करेंगे तो आपको कई बार मिलेगा. जहांगीर ने अहमदनगर के खिलाफ उस कैंपेन को जारी रखा जिसे जहांगीर पूरा नहीं कर पाए थे. In the northwest, the campaign to seize bulk from Uzbeks were unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. अकबर ने जिस कंदाहर को जीता था सफाविद से वो हार गए शाहजहां के जो ट्रूप्स थे वहां पर और सफाविद्स ने फिर से कब्जा कर लिया था कंदाहर पे. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and Bijapur forces sued for peace. In 1657-1658, there was conflict over succession among Shah Jahan's sons. Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Shikoh, was killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. तो शाहजहां के रूल के जो एंड के ईयर्स थे वो काफ़ी खराब साबित हुए शाहजहां के लिए क्योंकि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच सक्सेशन मतलब अगला राजा कौन बनेगा इस पर लड़ाई छिड़ गई थी. जो दो मेन कॉन्टेंडर्स थे दारा शिकोह और औरंगजेब, उनमें से औरंगजेब विक्टोरियस हुए और दारा शिकोह को भी मार दिया गया. शाहजहां को बंदी बना लिया गया और वो अपनी बाकी की लाइफ एक जेल में गुजारे. Aurangzeb. In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s. Campaigns in the northwest against the Yusufzai and Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics of Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals. तो हुआ क्या कि औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश की. अहोम्स के खिलाफ जो कैंपेन हमने देखा था कि अहोम्स ने डिफीट कर दिया था मुगल रूलर्स को पहले, अब मुगल ने
अहोम्स को हरा दिया और 1663 में उन्हें जो बैटल में डिफीट मिली थी, जिसके बाद अहोम्स को सप्रेस कर दिया गया था कुछ सालों के लिए। इसके साथ ही डेक्कन पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया गया था औरंगजेब के रूल के अंडर, जिसमें वहां पर भी कई सारे रूलर्स को डिफीट किया गया था। शिवाजी जो कि मराठा किंग थे, मतलब मराठा चीफटेन हम कह सकते हैं, उन्होंने भी औरंगजेब की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की थी। शुरू में तो औरंगजेब ने हरा दिया था मराठाओं को, लेकिन शिवाजी के इंसल्ट के कारण वो फिर से औरंगजेब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। औरंगजेब ने राजस्थान के राठौर रूलर्स के जो सक्सेशन का मामला था उसमें भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, जिसके कारण वो लोग गुस्सा हो गए और औरंगजेब के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। इसके साथ ही सिख्स ने भी औरंगजेब का काफी विरोध किया था, क्योंकि औरंगजेब एक स्टॉन्च रूलर था, वो बाकी रिलीजन्स को फ्रीडम नहीं देना चाहता था। इसी कारण से जो माइनर रिलीजन्स थे, जो कि नॉन रूलिंग रिलीजन्स थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन, तो प्रिंस अकबर रेबेलियन किए थे औरंगजेब के खिलाफ और उन्हें मराठास और डेक्कन सल्तनत का सपोर्ट हासिल था। वो फाइनली सफाविद ईरान में चले गए थे। तो सफाविद किंगडम का जिक्र बार बार आप देख सकते हैं कि मुगल रूलर्स के इस टाइमलाइन में आया है। सफाविद रूलर्स एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी वर्ल्ड के हिसाब से भी और सेंट्रल एशिया के हिसाब से भी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है उनके साथ मुगल रूलर्स का, और प्रिंस अकबर जो कि औरंगजेब के बेटे थे, ये भी चले गए थे सफाविद ईरान। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानेट्स। तो जैसा हमने देखा, डेक्कन के सुल्तानों ने अकबर जो कि प्रिंस अकबर का सपोर्ट किया था, इसीलिए औरंगजेब को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने डेक्कन में एक कैंपेन को लॉन्च किया डेक्कनीज रूलर्स के खिलाफ। Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats, and Satnamis, in the northeast of the Ahoms, and in the Deccan of the Marathas. His death was followed by a succession conflict among his sons. तो जैसा हम देख सकते हैं, औरंगजेब की पॉलिसीज के कारण सभी लोग उससे गुस्सा थे और अलग अलग जगहों पर रेबेलियन लॉन्च कर दिया था। यहाँ पर जिन रेबेलियंस का जिक्र है वो है सिक्स का रेबेलियन, जाट्स का रेबेलियन, सतनमीज का रेबेलियन, अहोम्स का रेबेलियन और मराठास का रेबेलियन। तो हम लोग देख सकते हैं कि मुगल पीरियड का अंत होना शुरू हो गया था इसी समय। मतलब जो मुगल एम्पायर के अंदर अलग अलग रीजन्स थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब का यहाँ जिक्र है डेट्स के साथ। आप इनमें से कुछ डेट्स याद रख सकते हैं, जैसे चित्तौड़ का कैंपेन हो गया, गोलकोंडा और बीजापुर का, और इधर बंगाल का और ऊपर कश्मीर का। इनके अलावा बाकी कैंपेन्स का नाम याद रखने की नाम और डेट याद रखने की काफ़ी ज़रूरत नहीं है। अगला है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो मुगल्स के अंदर जो एल्डेस्ट सन होता है उनको राजा बनाने की प्रथा नहीं थी, वो वैसा कोई रूल नहीं था। इसके कारण हर बार जब भी राजा की डेथ होती थी तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता था उसके सारे बेटों के बीच, और जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता था मिलिटरीली वही अगला रूलर बनता था। इसके कारण औरंगजेब के बाद जितने भी राजा बने उनमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं थी, और मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होता गया और लास्टली उसका अंत हो गया था मराठास के डिफीट के बाद। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, यहाँ पर टेबल वन को फिर से देखने की के लिए कहा गया है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको याद होगा ही। यू विल नोटिस दैट मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, बट as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. तो कई सारे जो रूलर्स थे राजपुताना के, उन्होंने मुगल्स को अपने से ज्वाइन कर लिया था मुगल्स को सपोर्ट देने के लिए। वो लोग मुगल आर्मीज में जनरल बन जाते थे या फिर मुगल कोर्ट में उन्हें हाई पोजीशंस दे दी जाती थी। इसके कारण वो लोग खुद से मुगल्स को सपोर्ट करते थे उनके कैंपेन्स में। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. जैसा हमने देखा कि मेवाड़ के खिलाफ कई सारे कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे, जब तक लास्टली जहांगीर ने एक ट्रीटी साइन करके उनके साथ पीस नहीं अपना ली थी।
Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. Look at the table once again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? तो शुरुआती जो मुगल रूलर्स थे, जो कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे रूलर्स थे, ये लोग अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने के बाद उनकी इंसल्ट नहीं करते थे। मतलब उन्हें रेस्पेक्टफुल पोजीशंस दे दी जाती थी डिफीट के बाद, जिसके कारण वो लोग खुद मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे या फिर मुगल रूल को ज्वाइन भी कर लेते थे। लेकिन ये पॉलिसी औरंगजेब के अंडर नहीं अपनाई गई और शिवाजी की इंसल्ट की गई थी औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद शिवाजी ने एक रेबेलियन लॉन्च किया था, जिसके कारण मराठास एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनकर उभरे मुगल एम्पायर में, और बाद में चलकर मराठास ने ही मुगल एम्पायर की जो गद्दी थी उसे हराया। मतलब मुगल एम्पायर के अंत में मराठा किंगडम का उदय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी को इस क्वेश्चन का आंसर माना जा सकता है कि बाद में चलकर मराठास ने मुगल्स को डिफीट किया और मुगल एम्पायर के एंड में एक मेजर कारण मराठास की राइज ही थी। अगला है मनसब दास एंड जागीर दास। एज द एम्पायर एक्सपैंडेड to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary, and military responsibilities. तो जो मनसबदार थे, इन्हें मनसब दिया जाता था। मतलब वो रैंकिंग के बेसिस पर उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी, उनके पास कितने सोल्जर्स रखे जाएंगे, या फिर वॉर में उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, या वो कितने टैक्सेस देंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती थी कि उनकी मनसबदारी कितनी थी। Rank and salary were determined by a numerical value called zat. The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court, and larger his salary. The nobles with a zat of 5,000 were ranked higher than those with 1,000. In Akbar's reign, there were 29 mansabdars with a rank of 5,000 zat. By Aurangzeb's reign, the mansabdars had increased to 79. तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अकबर के रीन में सिर्फ 29 ऐसे मनसबदार थे जिन्हें 5,000 की रैंकिंग दी गई थी, मतलब इज्जत दी गई थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम आते आते इन मनसबदार्स की संख्या 79 हो गई थी। इससे स्टेट की एक्सपेंडिचर पर काफ़ी बोझ पड़ा था, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है इसमें लास्ट क्वेश्चन में। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरीमैन। मुगल एम्पायर में हॉर्स पे सवार कैवलरीमैन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसीलिए मनसब जो होते थे उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स या कैवलरी को अपने मिलिट्री में इंक्लूड रखना होता था, और ऐसे ही मुगल्स एक लार्ज मिलिट्री को रिक्रूट कर पाते थे और मेंटेन कर पाते थे। The Mansabdars brought these cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and they received money to pay them as a salary. तो मनसबदार्स को जो सैलरी मुगल गवर्नमेंट देती थी, उसमें ही इन हॉर्समैन की, इन कैवलरीमैन की सैलरीज भी इंक्लूडेड रहती थी। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. तो मनसबदार्स को जागीर अपॉइंट कर दी जाती थी अपनी सैलरी लेने के लिए। ये इक्ताज के जैसा ही सिस्टम था, लेकिन मुफ्तीज की तरह मनसबदार्स रहते नहीं थे अपनी जागीर में, उन्हें बस उस जागीर का जो रेवेन्यू होता था वो मिल जाता था। They only had rights to collect revenue of their assignments, which were collected for them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some other part of the country. In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. तो इन जागीर से जो आने वाला रेवेन्यू था उसे ही मनसबदार्स को दिया जाता था, ऐसा अकबर के टाइम में जो सिस्टम था वो इंश्योर करता था। लेकिन औरंगजेब के आते आते ऐसा स्थिति नहीं थी और एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज लेस दैन द ग्रांटेड सम। मतलब
जो रेवेन्यू उसे मिलता था उससे ज़्यादा सैलरी उसे दी जाती थी। इसके कारण जो मुगल ट्रेजरी थी, जो वहाँ का राजकोष था, उस पर काफ़ी प्रेशर बन जाता था इन सैलरीज को पे करने का। There was also a huge increase in the number of Mansabdars, which meant a long wait before they received a Jagir. These and other factors created a shortage in the number of Jagirs. As a result, many Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a Jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. तो हुआ क्या कि जागीरदार्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि लास्टली जागीर बच ही नहीं किसी को अपॉइंट करने के लिए। इसके कारण जितने दिन तक, मतलब जितने महीनों तक या सालों तक कोई जागीर किसी जमींदार या जागीरदार के पास रहती थी, वो उतने में ही कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। ये पेजेंट्स के लिए काफ़ी बुरा हो गया था, और औरंगज़ेब इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने लास्ट ईयर्स में, जिसके कारण आगे चलकर मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। अगला है जब्त एंड जमींदार्स। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headmen or the local chieftain. मतलब जो लोकल विलेज के हेड होते थे, उनके थ्रू ही सारे पैसे को पेजेंट्स पे करते थे मुगल स्टेट को। The Mughals used one term, zamindars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. जमींदार नाम के वर्ड को यूज किया जाता था ऐसे लोगों को डिफाइन करने के लिए। Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop fields, prices, and areas cultivated for a 10-year period, 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as ZAB. जब था इस रेवेन्यू सिस्टम का नाम, और इसकी स्थापना टोडरमल ने की थी। ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो ये उन रीजन्स के लिए सक्सेसफुल था जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन लैंड्स के कंट्रोल को अच्छी तरह से असेस कर सकती थी, और कितना वहां पर प्रोडक्शन होता है उसका कैलकुलेशन कर सकती थी। ये चीज़ गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा लैंड और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, और इसके साथ ही काफ़ी सारा ऐसा लैंड भी था जिसका प्रोडक्शन असेस करना पॉसिबल नहीं था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them into rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against the Mughal authority. These peasants' revolt changed the stability of Mughal empire at the end of the 17th century. Challenged the stability. तो हुआ क्या कि पेजेंट से इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा कि वो इससे तंग आकर रेबेलियंस करने लगे। कई बार क्या होता था कि जो पेजेंट होता था और अगर उसी के कास्ट का कोई जमींदार होता था, वो लोग मिलकर ऐसे कास्ट बेसिस पर रेबेलियंस ऑर्गेनाइज करते थे। इसके कारण मुगल अथॉरिटी की जो स्टेबिलिटी थी वो चैलेंज होने लगी थी 17th सेंचुरी के एंड आते आते। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, हम देख सकते हैं कि कैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिगड़ते जा रहा था 17th सेंचुरी के एंड आते आते, मतलब औरंगजेब के रूल के एंड तक। हम इसे ही आगे देखेंगे कि ये कैसे एक मेजर रीजन था मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का। तो अब हम लोग आते हैं आईनी अकबरी और अकबरनामा पे। अकबर ने अपने जो क्लोज फ्रेंड और कोटियर थे अबुल फजल, उन्हें कहा एक बुक लिखने के लिए उनकी लाइफ पर और उनके रीन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उनके बारे में। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स में एक बुक लिखी। इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो अकबर के एंसेस्टर्स के लाइफ के बारे में बताती है। इसकी जो सेकंड बुक थी वो अकबर के रीन में कौन से जो इवेंट्स हुए उनके बारे में, कौन से जो घटनाएं हुई, कौन सी जो वॉर्स और बैटल्स लड़ी गई उनके बारे में बताती है। इनकी जो थर्ड बुक थी वो थी आईनी अकबरी। आईनी अकबरी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। इसमें न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टोरी थी और रिफॉर्म्स की जो कहानियाँ थी वो हैं, बल्कि काफ़ी सारी स्टेटिस्टिक्स भी हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेजेस और रेवेन्यूज़ के बारे में।
अकबरनामा की एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दी गई है उसी स्टोरी के बगल में। अगला है क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसीज। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि अकबर मुगल एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में हम और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन कैसे बनी। The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book Akbarnama, in particular in the last volume, Aini Akbari. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas, governed by a subedar who carried out both political and military functions. सूबेदार अ, किसी भी सूबा के रूलर को कहा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता था। जैसे आज गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं हमारे देश में, वैसे ही उस समय सूबाज के सूबेदार हुआ करते थे। Each province also had a financial officer or diwan. For the maintenance of peace and order in his province, the subedar was supported by other officers, such as the military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage Sadr, and military commanders Fauzdars and the town police commander Kotwal. इनके नाम आप याद रखने की कोशिश करें। देखिए, सूबा के हेड को सूबेदार, वहाँ के फाइनेंशियल एडवाइजर को दीवान, वहाँ के मिलिट्री पे मास्टर को बख्शी। आपने सुना होगा बख्शीश कहा जाता है पैसे को, वो इसी से डिराइव वर्ड है बख्शी। मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सद्र, और मिलिट्री कमांडर फौजदार, और टाउन पुलिस के जो हेड वो कोतवाल। कोतवाल आज भी हमारे कॉमन यूज में लाया जाने वाला वर्ड है। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। तो हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि कैसे जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, वो शाहजहां को थ्रोन से दूर रखने की कोशिश करती थी। उसी पर और इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है यहाँ नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में। मेहरून निसा मैरिड एम्परर जहांगीर इन 1611 and received the title Nurjahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coin bearing his own titles on one side and the other inscription stuck in the name of Queen Begum Noor Jahan. The adjoining document is an order of Noor Jahan. The square seal states command of Her Most Sublime and Elevated Majesty Noor Jahan Padshah Begum. The round seal states, by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah be the lady of the age. तो नूर जहां को एम्परर के बराबर का ही दर्जा दिया गया था मुगल रूल के दौरान, जहांगीर के जो रूल का पीरियड था उसके दौरान। नूरजहां के नाम से सिक्के भी जारी किए गए थे और कई सारे फरमान भी नूरजहां के नाम से रिलीज किए जाते थे। Akbar's noble commanded large armies and had access to large amounts of revenue. When they were loyal to empire function efficiently, when they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. तो जब मुगल एम्पायर का इनिशियल पीरियड था, तब ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे वो काफ़ी लॉयल थे एम्पायर को लेके। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इनकी लॉयल्टीज कम होती गई, ये गद्दार बनते गए एम्पायर को लेकर, और इन्होंने अपने ही नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए। ये खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की तैयारी करने लगे। इसके कारण एम्पायर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो वीकन होना शुरू हो गया था 17th सेंचुरी के एंड आते आते। While Akbar was at Fatehpur Sikris during 1570s, he started discussions on religion with ulama, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. The discussions took place in Ibadat Khana. He was interested in the religion and social customs of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. The teachings created divisions and disharmony amongst subjects. This eventually led Akbar to the idea of Sulh-e-Kul or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. तो अकबर न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए, बल्कि उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहे उस समय की सोसाइटी को डेवलप करने में। तो जैसा हम देख सकते हैं, कई सारे रूलर्स, हमने दिल्ली सल्तनत में जैसा पढ़ा है कि कुछ रूलर्स ने सिर्फ अपनी रिलीजन के मतलब मुस्लिम उलेमाज को अपॉइंट कर दिया था एज रूलर्स, जैसा हमने पढ़ा है
दिल्ली सुल्तनत में उनकी इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ गई थी और रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए थे। लेकिन अकबर एक सेक्युलर किंग थे हमारे इंडिया के, और इन्होंने सभी रिलीजन के जो उलेमास या फिर चर्च के कैथोलिक्स होते थे या फिर जो ब्राह्मण्स होते थे हिंदुइज्म में, उनके साथ बैठकर बात की और फिर अपनी एक रिलीजियस पॉलिसी को बनाने की ठानी, जिसे सुलह कुल का नाम दिया गया। ये यूनिवर्सल पीस पर बेस्ड पॉलिसी थी अकबर की, जिसमें सभी लोगों को पीस, जस्टिस और सोसाइटी में हार्मनी बढ़ाने के लिए अपनाया गया। इसमें अबुल फजल ने भी अकबर की हेल्प की थी। ये सारी मीटिंग्स इबादत खाना नाम की जगह पर होती थी, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी अकबर की कैपिटल रही थी कुछ सालों तक। Akbar holding discussions with learned individuals of different faiths in Ibadat Khana. Sulhikul. Jahangir, Akbar's son, described his father's policy of Sulhikul in the following words: As in the wide expanse of the divine compassion, there is room for all classes and the followers of all creeds, so, in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs good or bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque, and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace or सुलह कुल। तो अगर हम लोग वर्ल्ड की हिस्ट्री को थोड़ा देखें तो शियाज और सुन्नीस के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा था सेंट्रल एशिया के देशों में। लेकिन इंडिया में इन दो सेक्ट्स ऑफ इस्लाम के बीच काफ़ी हार्मनी देखी गई है। हम कह सकते हैं कि सुलह कुल भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। ये न सिर्फ शियाज और सुन्नीस बल्कि जूज और क्रिश्चियंस जिनके रिलीजियस बिलीफ्स अलग हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी था, जैसा यहाँ जहांगीर ने लिखा है। सुलह कुल एक काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था और इसने हमारे देश में जो रिच कल्चर है, रिच डाइवर्स कल्चर है, इसे अपनाने में मदद की है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है द एक्सपेंस ऑफ इज रियाल विच इज लिमिटेड ओनली बाय द सी। तो ये यहाँ पर जहांगीर ये रेफर करना चाह रहे हैं कि कैसे मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और अगर उनकी बाउंड्रीज का कोई अंत है तो वो सिर्फ समुद्र में जाकर है। मतलब जितना भी लैंड है वो मुगल एम्पायर के अंडर आता है, ऐसा यहाँ कहने की कोशिश की है जहांगीर ने। अगला है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। जैसा हमने देखा कि 17th सेंचुरी के एंड आते आते काफ़ी खराबियां आ गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम देखते हैं कि कैसे अकबर के रूल के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth. जैसा मैंने आपको बताया था, मुगल एम्पायर के अंडर इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करती थी और इंडिया दुनिया की सबसे रिच कंट्री बनकर उभरी थी। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. These small number, a mere 5.6% of total number of Mansabdars, received 61% of total estimated revenue of empire as salaries for themselves and their troops. तो हुआ क्या, मुगल एम्पायर में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिली, लेकिन ये डेवलपमेंट जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ पीपल थी सोसाइटी की उनको नहीं मिल पाई। जितना भी पैसा था वो मनसबदार्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गया था। इनमें से भी जो रिचेस्ट मनसबदार्स थे उनके पास ही रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा जाता था। जैसा हम लोग देख सकते हैं सिर्फ 5.6% मनसबदार्स को 61.5% रेवेन्यू मिलता था। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कैसे मुगल एम्पायर में काफ़ी डिस्पैरिटीज झेलने को पड़ी थी रिच और पुअर के बीच में। मतलब मुगल एम्पायर भले वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन यहाँ के लोगों की हालत तब भी काफ़ी खराब थी। The Mughal emperors and their Mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry, but the scale of revenue collection left very little for investment in hands of primary producers, the peasants, and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources like tools and supplies. The wealthier peasantry and artisan groups, the merchants and bankers, profited from this economic world. तो हुआ क्या
कि जो मनसबदार और रिच लोग थे मुगल एम्पायर के, वो इन्वेस्टमेंट करते थे आर्ट में और बाकी प्रोडक्शंस में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं थी कि वो जो छोटे सबसे लोएस्ट स्केल के आर्टिजन्स और पेजेंट्स को हेल्प कर सके। जो रिच आर्टिजन्स थे, जो रिच पेजेंट्स थे, उन्हें इसने काफ़ी बेनिफिट किया इस सिस्टम ने, लेकिन छोटे आर्टिजन्स और पेजेंट्स की हालत खराब ही रही मुगल एम्पायर के इस रीन में। अगला है, the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. तो सारी चीजें घूम कर आप देख सकते हैं इसी टाइम पर आती हैं कि कैसे लेट 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर क्रम्बल करना शुरू हो गया था। जो फाउंडेशंस थी मुगल एम्पायर की, वो हिलनी शुरू हो गई थी। तो हुआ क्या कि ये जो इनॉर्मस वेल्थ और काफ़ी सारा पैसा था मुगल एलीट के पास, इसके कारण वो खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर गए मुगल एम्पायर से। वो मानने को तो अभी भी मुगल एम्पायर को ही भारत का सुल्तान मानते थे, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपने अपने स्टेट्स में सेटअप करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है हैदराबाद और अवध का। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कैसे बंगाल ने भी, शायद क्लास 8 में, कैसे बंगाल ने भी अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप कर ली थी। अवध और हैदराबाद के जो रूलर्स थे, निज़ाम शाही और लखनऊ में जैसे निज़ाम लोग हुआ करते थे, नवाब लोग हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने मुगल एम्पायर से काफ़ी अलग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी सेटअप की थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ चैप्टर 10 में। Kings and queens, there were several great monarchs, all near contemporaries in different parts of the world in the 16th century. तो अब बात आती है कि कैसे मुगल एम्पायर के टाइम दुनिया के बाकी एरियाज में इंपॉर्टेंट मोनार्क्स हुआ करते थे। सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 तक ऑटोमान स्टेट्स पर राज करते थे। ऑटोमन एम्पायर के बारे में हम लोग आगे भी, मतलब आगे के क्लासेस में भी काफ़ी पढ़ेंगे। His armies also seized. Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Its domination over eastern Mediterranean brought the navy in competition with Spain. In Arabian Sea, it challenged the Portuguese. तो यहाँ पर मेनली ऑटोमन्स के बारे में बात हुई है। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा, लेकिन किंग सुलेमान के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। ये ग्रेट रूलर थे उस समय के ऑटोमन एम्पायर के। यहाँ पर आपको इंकरेज किया गया है अकबर के कॉन्टेम्पररीज के बारे में पढ़ने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, सफाविद रूलर ऑफ ईरान शाह अब्बास, एंड रशियन रूलर जार इवान फोर्थ। इवान द फोर्थ को इवान द टेरिबल भी कहा जाता है। इसके कारण को जानने के लिए आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। मुगल एम्पायर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी हिस्ट्री का, और इसीलिए इस चैप्टर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में। हम अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।